हेलो स्टूडेंट्स, RSCIT का चैप्टर 5 आज हम स्टडी करेंगे जो कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म्स के लिए है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल पेमेंट और प्लेटफॉर्म होता क्या है। देखिए, अभी तक पेमेंट करने के लिए हमने जो सर्विसेज काम में ली हैं उसमें कैश एक ऑप्शन होता था हमारे पास, जहाँ पर आप नगद राशि का भुगतान करके सर्विसेज प्राप्त कर पाते थे। कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, कोई भी सर्विस आपको लेनी है, तो उसके लिए नगद रुपया आप देकर इस काम को कर सकते थे। इसके अलावा चेक एक माध्यम आया, डिमांड ड्राफ्ट एक माध्यम आया, लेकिन ये सारे कैसे माध्यम थे? ऑफलाइन वाले, जहां आपको पेपर करेंसी एक तरीके से यूज करनी पड़ रही थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के टाइम में हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, जहां पर आप नंबर्स के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सारा का सारा आपका जो ऑप्शंस हैं वो सब डिजिटल हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग एक सर्विस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसे ऑफलाइन सर्विस में क्या होता है, पैसा जमा कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, बैलेंस पूछने के लिए ब्रांच में जाना पड़ता है, हर एक काम के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, फिजिकली अटेंड होना पड़ता है, फिर आप सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स यानी बैंक के जो ग्राहक हैं वो बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वित्तीय ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर ही वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकेंगे, देखो, खातों में भुगतान कर सकते हैं, रोज़मर्रा के बिलों का भुगतान जैसे कि नल का है, बिजली का है, मोबाइल रिचार्ज है, इन सब के पेमेंट आप कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो तो घर बैठे हुए। इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे सकते हो, यानी बीमा की किस्त जमा करा सकते हो आप। बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो। देखिए, आपके पास अगर बैंक पासबुक है तो आपको पता होगा उसके अंदर एंट्रीज की जाती हैं कि कब कब आपने कितना कितना पैसा जमा कराया और कितना पैसा आपने निकलवाया है खाते से, कहाँ कहाँ पर आपका पैसा कटा है, पूरी जानकारी वहाँ लिखी होती है। और इस जानकारी के लिए आपको बैंक तक जाना पड़ता है, पासबुक में एंट्री करवा के लानी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बैंकिंग की जो वेबसाइट है वहाँ से अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब इस सर्विस को आप काम में कैसे लेंगे? देखिए, इस सर्विस को काम में लेने के लिए सबसे पहले तो जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी ब्रांच में, वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आप ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक द्वारा आपको क्या मिलेगा, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा जो कि टेम्परेरी होगा। एक यूज़र आईडी, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, तीन चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, जिन्हें बाद में आप एक बार लॉगिन करने के बाद चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आपके पास डेबिट कार्ड भी है, तो डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी आप इंटरनेट बैंकिंग डायरेक्टली रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका अकाउंट आप ही एक्सेस कर रहे हैं। तो एक OTP भेजा जाएगा और उसके बाद आप इस सर्विस से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आपको दो विकल्प देती है। आप चाहें तो देखिए SMS के माध्यम से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस की, और आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगा। एक चीज़ और, जब आप खुद अपने बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड करने के लिए यूज करते हैं और उसके लिए क्या चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर आपका डेबिट कार्ड चाहिए। तो बेसिकली डेबिट कार्ड सारी बैंक्स आपको ऑफ़र करती हैं डायरेक्टली, तो डेबिट कार्ड यूज कीजिए। वहाँ पर आपको कार्ड नंबर, पिन, OTP और एक कार्ड के पीछे CVV लिखा होता है, इन सब की आपको जानकारी वहाँ पर पड़ती है और आप आराम से घर बैठे इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। बात करें इसके लाभों की कि क्या क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की, वैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किसी भी बैंकिंग सर्विस को आप 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। जहां आपकी बैंक 10 से 5 खुलती है, संडे ऑफ रहता है, 2 सैटरडे ऑफ रहते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडेज़ ऑफ रहते हैं जब आप ये सर्विस काम में नहीं ले पाते हैं, वहीं आप ऑनलाइन बैंकिंग से 24 घंटे सातों दिन कभी भी आप इस सर्विस को काम में ले सकते हैं, कोई हॉलीडे यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स पर आपकी लागत कम लगती है। किसी को आप अगर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका कोई एडिशनल चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेगा, और लगेगा तो ना के बराबर लगेगा, जबकि ऑफलाइन बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर कम समय की लागत, यानी कि समय आपका कम लग रहा है छोटे छोटे कामों में, जैसे कि आपको ये देखना है कि इस महीने आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन करें अपने अकाउंट से,
कितना पैसा आया है, कितना गया है, इसका विवरण आपको देखना है तो आप पहले ब्रांच जाओगे, वहाँ जाके लाइन में लगोगे, फिर रिक्वेस्ट करोगे, फिर वहाँ से आपको पासबुक में एंट्री करके दी जाएंगी ये सारी जानकारी, फिर आप उसे देख पाओगे और वापस घर आओगे। इसके बजाय अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो, आप बस अपनी वेबसाइट लॉगिन कीजिए, अपने अकाउंट से लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप ये सारी जानकारी तुरंत ही देख पाएंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। सेफ़ है। सेफ़ किस तरीके से है कि जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तब तक आपका अकाउंट आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पर पैसे तुरंत और सही जगह ट्रांसफ़र करना। देखिए, जब आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, जनरली आप गए अपनी ब्रांच में, वहाँ पे आपने उसके खाते की स्लिप भरी जिसको भी आपको पैसा देना है, ठीक है, और वहाँ जाके आपने अपना पेमेंट ट्रांसफ़र करा। अब रिस्क ये है कि अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, पहुँचा नहीं पहुँचा, उसकी कन्फर्मेशन में टाइम लगेगा, ट्रांसफ़र में टाइम लगेगा। तो इस सब के बजाय ऑनलाइन वाले के अंदर तुरंत आपको पता लग जाएगा कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा घर बैठे हुए आप यूटिलिटीज़ बिल यानी नल, बिजली, पानी, टेलीफोन, इनके बिल आप आराम से जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाओं की बात करें, सर्विस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, तो क्या क्या आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, उन्हें भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए बैंक खाता आप खोल सकते हैं। एक सर्विस यहाँ पर ये भी है, यानी आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड है तो उसके जरिए भी आपका बैंक अकाउंट आराम से खुल जाएगा। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच आप कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने खाते से किसी और के खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बात भी अभी आ गई थी। आजकल आप एफडी भी करवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। किसके ज़रिए? अपनी इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। पहले एफडी करवाने के लिए आपको ब्रांच तक जाना पड़ता था, बहुत सारा लॉन्ग प्रोसीजर आपको करना पड़ता था फॉलो, और ये भी केवल बैंक के वर्किंग डेज़ में ही हो सकता था। लेकिन आजकल आप एफडी ऑनलाइन कर सकते हैं, आप छुट्टी वाले दिन भी एफडी को तोड़वा सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर यूटिलिटी बिल वाली बात अभी हो गई थी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बिल, इन सब का भुगतान आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, चेक बुक, ठीक है, अगर कोई चेक आप रोकना चाहते हो, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खो जाए तो उसे ब्लॉक करना चाहते हो, ये सारी सर्विस भी आप डायरेक्ट अपनी लॉगिन में जाके कर सकते हैं। यानी अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए बैंक की वेबसाइट पर और इंटरनेट बैंकिंग आपको ये सारे के सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। यहाँ तक कि कार्ड का पिन भी आप रीजनरेट कर सकते हो, नया पिन आप जनरेट कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है खाता खोलने की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो तो क्योंकि बैंकिंग अब ऑनलाइन हो गई है तो आप अकाउंट्स भी अपने ऑनलाइन खोल सकते हो। इसके लिए देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं बैंक के अंदर। जब आप अकाउंट खोलते हो तो एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट पे होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे खुलवा सकता है। एक होता है करेंट अकाउंट, जो कि बिजनेसेस के लिए होता है, इसके अंदर कोई ब्याज नहीं दिया जाता बल्कि काफ़ी सारे मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। एक होता है रिकरिंग यानी कि आरडी, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट भी आप खोल सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक निश्चित समय के अंदर निश्चित राशि हमें जमा करानी होती है। जैसे 1000 रुपये महीने से अकाउंट खोल लिया तो इसे हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। तो एक बार आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन आप फॉर्म भर देंगे, अप्लाई कर देंगे और फिर आपको बस एक बार ब्रांच में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया आप घर बैठे कर सकते हैं। इवन आजकल बहुत सारी बैंक आपको ई-KYC का ऑफ़र दे रही हैं, जिसके अंदर वीडियो KYC करके ही वो आपका बैंक अकाउंट प्रॉपरली खोल देंगे, आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करके चल रहे हैं यहाँ पर जनधन खाता की। तो देखिए बैंकिंग की ही एक सर्विस है जनधन खाता, और इसकी शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर ने कब, अगस्त 2014 के अंदर शुरुआत हुई है। RSCIT एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखें, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है अगस्त 2014 में, ठीक है, नेशनल स्कीम है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत कम पैसा है, ना के बराबर, बस रोज़ाना कमाओ रोज़ाना खाने वाली जो स्थिति के लोग हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विस देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज से उन्हें जोड़ना, क्योंकि वो लोग बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते और उनकी नीड भी नहीं होती है। फिर एक उन्हें लगता है कि अगर खाता खुलवाएंगे तो उसमें 1000-2000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे, इस वजह से वो खाता वहाँ पर नहीं खुलवाते हैं। तो जनधन खाता एक योजना आई जिसके अंदर 0 बैलेंस के साथ अकाउंट खुलवाया गया, और इस खाते का फ़ायदा ये हुआ कि जिसके पास जितना भी अमाउंट था वो फाइनेंशियल सर्विस से कनेक्ट हो गया। 100 रुपये हैं तो सामने वाला 100 रुपये भी जमा करा सकता है और चाहे तो उन्हें निकलवा भी सकता है, यानी कि खाते के बैलेंस को फिर से 0 कर सकता है। तो यहाँ पर एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है और इस सेविंग अकाउंट का उपयोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ को देने के लिए किया जाता है।
जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जब भी खाते में पैसा डालती है तो वो इसी अकाउंट के अंदर डालेगी। आपको किसी भी प्रकार की छूट मिलेगी इसी में मिलेगी, इंश्योरेंस क्लेम आपको इसी में मिलेगा, पेंशन आपको इसी में मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको इसी अकाउंट के ऊपर दी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमको आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर आधार कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आराम से यहाँ पर एक जनधन खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर नरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उसे भी काम में ले सकते हैं। कोई ना कोई आपको एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी होती हैं। अब आधार कार्ड आपका दोनों के लिए सफिशिएंट है, यानी कि आप इसे एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें एड्रेस होता है, साथ में फ़ोटो होती है, तो आप आइडेंटिफिकेशन में भी काम में ले सकते हो। लेकिन अगर आप पैन कार्ड का यूज़ करते हो तो पैन कार्ड के केस में आपको राशन कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो कि आपका एड्रेस प्रूफ में काम आ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करके चलें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कर ली है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का, जो कि है डिजिटल भुगतान पद्धतियाँ और प्लेटफॉर्म। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यानी कि ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो देखिए, डिजिटल भुगतान में काम आने वाली चीज़ों में है डेबिट कार्ड, जिसे आप एटीएम कार्ड के नाम से जानते हो, एक है क्रेडिट कार्ड, एक है नेट बैंकिंग और एक है मोबाइल वॉलेट। ये सारे ऑप्शन हैं जो हम डिजिटल पेमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म और पेमेंट गेटवे भी यहाँ पर होते हैं जिन्हें हम काम में ले सकते हैं पेमेंट के लिए। एक एक करके इन सब के बारे में अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक नाम दिया है, डेबिट कार्ड नाम दिया है, रुपए कार्ड नाम दिया है, पीओएस नाम दिया है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आगे के टॉपिक्स में सारे यही चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक ऐसा कार्ड जिसमें आपको उधार दे दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो देखिए, प्लास्टिक का एक कार्ड है, ठीक है, जो किसी बैंक या फिर वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन यानी फाइनेंशियल संस्था द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर सेवाओं को आप क्रेडिट कर सकते हो, वस्तुओं और सेवाओं को, यानी कि उधार में आप चीज़ें खरीद सकते हो और इस उधार का भुगतान आप लगभग 40 दिन जो सभी बैंकों का होता है उसके अंदर आप उस पैसे को चुका सकते हो। कोई आपको एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इससे ऊपर के समय में आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे करनी होती है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक माध्यम है जिसके अंदर आप पहले क्या करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करते हो, उसके बाद आप भुगतान करते हो। यानी बैंक ने आपको एक ऑप्शन दे दिया उधार का। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड के लिए काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको पेमेंट मेथड उपलब्ध करवाती हैं, जैसे कि वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। आप इनमें से किसी का भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सारी कंपनी हैं जो क्रेडिट कार्ड की टेक्नोलॉजी को या एटीएम कार्ड की टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए काम आती हैं। अब देखें, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है HTTPS। यहाँ क्या बताया गया है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई ख़रीदारी करें तो आप ध्यान दें कि जो वेबसाइट आपने खोली है उस पर HTTPS लिखा हुआ हो या फिर लॉक साइन लगा हुआ हो, पैडलॉक इसे हम बोलते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम व्हाट्सएप की वेबसाइट पर हैं या फिर किसी और वेबसाइट पर आ गए हम। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर हम यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं इधर ये लॉक साइन आपको दिख रहा होगा, पैडलॉक इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैडलॉक आप देख लें एक बार, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा या फिर आप क्या देख लें कि ये HTTPS एड्रेस में लगा हुआ हो। इस तरीके से HTTPS लगा होगा तो वेबसाइट कैसी है, सिक्योर है, यानी कि आपकी कार्ड डिटेल्स आप आराम से यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वर्जन। तो यहाँ पर सारा डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, कार्ड डिटेल वगैरह आपकी लीक नहीं होगी। तो आप आराम से यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे और एक CVV होता है वो डालेंगे। इन 3 चीज़ों को डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज भी दी हुई है, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है पेमेंट करने के लिए। यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है क्रेडिट कार्ड की, कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड आपके पास है। कार्ड के ऊपर छपा हुआ नाम, आपका नाम छप रहा है तो वो आप लिख दीजिए, कार्ड नंबर भर दीजिए, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड योर कार्ड पे आप क्लिक भी कर सकते हैं अगर आप सेव करके रखना चाहें तो। फिर आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए आप बिलिंग एड्रेस डाल देंगे, यानी जो सामान आप खरीद रहे हैं वो कहाँ पहुँचना चाहिए।
ये आप भर दीजिए। इसके बाद एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की आपने डिटेल डाल दी और पेमेंट कट गया। पहले एक OTP आएगा, वो OTP आप फिल करेंगे वेबसाइट के अंदर या फिर ऐप के अंदर। उसके बाद जाके आपको मैसेज दिखाई जाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है? देखो, डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड है, लेकिन एक ऐसा कार्ड जिसमें पहले आपको पैसा जमा कराना पड़ता है, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। सामान्य भाषा में आप इसे ATM कार्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, आपको उधार नहीं दी जाती, पहले आपके खाते में जो बैलेंस जमा है उसी से ही पैसा कटेगा। तो यहाँ पर प्रक्रिया सेम है दोनों की ही। आप फिर से किसी वेबसाइट पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पेमेंट मेथड में अपना डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनेंगे, वही कार्ड का नाम, नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। अगेन आप ध्यान रखें HTTPS लगा होना चाहिए, जिससे कि आपकी डिटेल्स सुरक्षित रहें, और फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ही जो एक टेक्नोलॉजी है, सॉरी डेबिट कार्ड में ही एक जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है रुपे कार्ड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप की है। तो रुपे कार्ड किसकी है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, यानी कि NPCI ने बनाया है। बाकी जितनी कंपनी है, वीज़ा है, मास्ट्रो है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, सब फॉरेन कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने भी अपना एक पेमेंट का मेथड डेवलप किया है जिसे नाम दिया है रुपे। और काफ़ी सारे बैंक्स के कार्ड आप देख सकते हो आजकल रुपे वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर सर्विस है, सेफ़ और सिक्योर है, क्योंकि इंडियन है। रुपे कार्ड के जरिए अगर आपको भुगतान करना है तो सेम प्रक्रिया है। देखिए, सारी की सारी प्रक्रिया कार्ड वाली सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मर्चेंट वेबसाइट में जाइए, रुपे डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगेन HTTPS का ध्यान रखिए, कार्ड डिटेल्स भरिए आप। कार्ड डिटेल्स में आपकी क्या क्या आ जाएगी? कार्ड नंबर आ जाएगा, कार्ड पे किसका नाम है वो आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, और एक कार्ड के पीछे 3 अंकों का कोड यानी CVV लिखा होता है वो आ जाएगा। और ये चीज़ें भर के आप आराम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट आपको एक OTP वेरीफाई करवाना होता है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर पाएंगे? पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान। इसमें आपको थोड़ी सी स्टेप्स चेंज करनी होंगी, और इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हम भुगतान किससे करें, नेट बैंकिंग से करते हैं। तो देखिए, नेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है, यानी बैंक की वेबसाइट पर जाके पेमेंट करना। इसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके खाते से कोई कनेक्टेड कार्ड नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो मर्चेंट वेबसाइट होगी जहाँ पेमेंट के लिए आपसे कहा जाएगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपको बैंक की वेबसाइट दे दी जाएगी खोल के, वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, यानी कि अप्लाई करना है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद एक OTP आएगा, वो आपको फिल करना है, और वो फिल करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल की। पेमेंट का एक माध्यम है पॉइंट ऑफ सेल, और ये कहाँ काम आता है? देखिए, जनरली आप किसी जगह पर गए जहाँ पर आपको पेमेंट करना था, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक सर्विस है जिसके अंदर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर गए, किसी शॉप पर या रेस्टोरेंट पे गए, और वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो है, लेकिन आसपास कोई ATM नहीं है। ATM नहीं है तो आप पैसे निकाल के पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक मशीन यूज़ की जाती है इन शॉप्स के द्वारा या शोरूम्स के द्वारा, जो हाथ के बराबर की छोटी होती है, आप इमेज में देख सकते हैं। और ये मशीन आपके लिए ATM मशीन की तरह ही काम करती है, बस इसमें से पैसे नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है, एक व्यक्ति हाथ से अपना कार्ड स्वैप कर रहा है, जैसे कि आप ATM मशीन में डालते हैं। यहाँ पर बस आपको इस तरीके से निकालना होता है सरका के, और फिर आप यहाँ पर अमाउंट भर सकते हैं, जितने का भी पेमेंट करना है अपना पिन भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट सीधा शॉप वाले के अकाउंट के अंदर चला जाएगा, यानी कि बिना कैश निकाले ही आपने क्या कर दिया, अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया। मशीन का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यानी कि POS। डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में ये मशीन आपको एक रिसिप्ट भी निकाल के देती है पेमेंट की, कि कितने रुपए का पेमेंट हुआ है, जिससे आप वेरीफाई कर लेंगे आसानी से कि आपका पेमेंट हो चुका है।
तो यहाँ पर एक रोल लगा होता है, जैसे कि आपने बसों के अंदर टिकट निकालते हुए देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक पर्ची निकलती है और उसे आप यूज कर सकते हैं स्लिप को। नेक्स्ट हम बात करके चलें यहाँ पर मोबाइल भुगतान। अभी हमने नेट बैंकिंग की बात करी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात करी, अब बात करते हैं मोबाइल डिवाइस के जरिए पेमेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए मोबाइल डिवाइस के जरिए एक ऑप्शन होता है मोबाइल मनी, एक होता है मोबाइल वॉलेट, एक होता है डिजिटल वॉलेट। काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यूपीआई है, भीम है, ठीक है, यूएसएसडी है, एईपीएस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, माइक्रो एटीएम है। इन सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल ऑब्लिक डिजिटल वॉलेट्स की। तो देखिए डिजिटल वॉलेट होता क्या है, फिजिकल वॉलेट क्या होता है। आपकी जेब में एक पर्स रखा हुआ है जिसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं आपके पास, और उन्हें आप जब मर्जी आया खर्च कर सकते हैं। जितने हैं उतने ही खर्च कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चाहिए फिर आपको वॉलेट में कहीं से इकट्ठे करने पड़ेंगे वो पैसे, और फिर आप खर्च कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मोबाइल वॉलेट होते हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्या कहती हैं कि जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, बिल्कुल वैसे ही आप हमारे पास अपना पैसा रख सकते हो बैंक अकाउंट की तरह ही, और फिर आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें पेटीएम की, फ़ोनपे की, आजकल तो ये सारे आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले जाएं और आज भी मौजूद है ये सर्विस, जिनमें आप क्या कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा इनके पास रख सकते हैं निकाल के। यानी कि ये अपने अकाउंट में, जैसे आपका अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई से पैसा आपने निकाल के पेटीएम अकाउंट में डाल दिया। अब पेटीएम क्या है, आपका मोबाइल वॉलेट है। अब इससे फ़ायदा क्या, जब भी आपको कोई पेमेंट करना इजीली पेमेंट हो जाएगा, आपको समय कम लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट में आपको क्या मिलता है, एक पिन दिया जाता है, और पिन के जरिए ही आपको यहाँ पर ऐप एक्सेस करनी होती है। आप अपनी फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। बस फ़ायदा क्या है कि जहाँ पर आप बैंक अकाउंट से यूज करेंगे, बार बार आपको आपका एटीएम पिन डालना पड़ेगा, या फिर आपको नेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड डालने पड़ेंगे, वो नहीं डालने पड़ते। आपने बस फ़ोनपे के वॉलेट के अंदर या फिर पेटीएम के वॉलेट के अंदर एक बार पैसा ऐड कर दिया, आप उसमें से बस उसे यूज करते रहो। ये बार बार आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट बस उसी में से भुगतान करते रहेंगे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब कौन कौन सी कंपनी है मोबाइल वॉलेट में देख लीजिए, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है। पेटीएम है, ठीक है, एसबीआई बड़ी है, फ्री चार्ज है, मोबीक्विक है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोनपे है, ऑक्सीजन है, एम रूपी है, पेयू मनी है, एयरटेल मनी है, जियो मनी है, वोडाफोन एम पैसा है, एक्सिस बैंक लाइम है, ठीक है, आईसीआईसीआई पॉकेट्स है, स्पीड पे है। ये कुछ नाम है जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी याद होने चाहिए, और ये सभी क्या है, मोबाइल वॉलेट है, यानी कि डिजिटल वॉलेट्स हैं। इनके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करके छोड़ दीजिए, और जैसे जैसे आप चाहें उसे खर्च कर सकते हैं। आपको कोई पिन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है बार बार में। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से, जैसे कि पेटीएम, तो paytm.com की वेबसाइट पे चले जाइए या प्ले स्टोर से इसकी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से आसानी से। वॉलेट में पैसा जोड़ना है, बैलेंस चेक करना है, रिचार्ज करना है, बस और ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, फ़्लाइट बुक करनी है आपको, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाएंगे। पैसा ऐड करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी ऑप्शन काम में ले सकते हैं अगर वॉलेट में पैसा डालना चाहें तो। इसके बाद हम बात करके चल रहे हैं, यहाँ पर एक QR कोड का फीचर भी यहाँ पर आ गया कि अब QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे फ्री चार्ज के नाम से। ये भी एक डिजिटल पेमेंट का माध्यम है जिस पे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट और वॉलेट है, यानी आप चीज़ें यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज के भुगतान भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग सभी मोबाइल वॉलेट्स में ये फ़ीचर एक जैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक बड़ी नाम से एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है और ये भी एक वॉलेट ही है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आप चाहो तो अपने फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो या मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। इमेज में SBI बड़ी का आपको दिखाया गया है। आप पैसा ट्रांसफ़र करना है, डिटेल्स देखनी है, पर्सनलाइजेशन करना है, मोबाइल या DTH रिचार्ज करने हैं, बिल के रिचार्ज करने हैं, मूवी टिकट आपको यहाँ पर करना है बुक, ये सारे काम आप आसानी से इससे कर सकते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देखिए UPI भारत सरकार का ही एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर आप आराम से मोबाइल नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नंबर है उसका यूज करके आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। आजकल आपने QR कोड्स देखे होंगे बहुत ज़्यादा जगह पर लगे हुए,
वो यूपीआई की ही एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता है। जबकि आप जब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान करते हैं तो कुछ एडिशनल चार्जेस वहाँ पर आपको पेमेंट के देने होते हैं, जबकि यूपीआई के अंदर ऐसा नहीं है। किसने लागू किया है? देखिए, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने रुपए कार्ड बनाया था उसी ने यहाँ पर ये बनाया है। एनपीसीआई ने ही किसको डेवलप किया है? यूपीआई को। और यहाँ पर स्मार्टफोन के ज़रिए दो बैंक खातों के बीच में आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, IFSC कोड या नेट बैंकिंग ऐसी कोई जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है। अलग अलग ऑप्शंस के बीच में भी, अलग अलग बैंक्स के बीच में भी आसानी से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ज़्यादातर जो यूपीआई एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो यूपीआई एप्लीकेशंस को। और प्रत्येक यूपीआई एप्लीकेशन जब भी आप कोई अकाउंट रजिस्टर करते हो आपको एक वर्चुअल आईडी देती है, जो कि बेसिकली आपका मोबाइल नंबर ऐड फिर आपके बैंक सर्वर का नेम होती है, और उसके ज़रिए आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आपको एक एम पिन दे दिया जाता है, यानी कि मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि वेरिफिकेशन के लिए काम आता है जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं उस समय पर। नेक्स्ट देखिए, आपको करना क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं एम पिन जनरेट करने के लिए। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए जो आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड हैं, लिस्ट आ जाएगी, आप सेलेक्ट कर लीजिए बैंक को, ठीक है। फिर आप उसमें से अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, सारे अकाउंट्स आ जाएंगे अगर एक से ज़्यादा अकाउंट भी आपके सेम बैंक के अंदर हैं तो। फिर एक OTP का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, डेबिट कार्ड के लास्ट 6 अंक आपसे पूछे जाएंगे, एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी। ये सारी जानकारी देने के बाद आपसे आपकी पसंद का एम पिन पूछा जाएगा जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और लास्ट में आप सबमिट कर दीजिए। आपका यूपीआई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यूपीआई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से QR कोड स्कैन करके या किसी का मोबाइल नंबर भर के उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी वर्चुअल आईडी के ऊपर आपको पेमेंट कर सकता है। भीम की बात करें, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर डेवलप किया है और यूनिफाइड पेमेंट का एक माध्यम है। अगर आप चाहते हो कि आप यूपीआई के लिए आपने साइन अप किया है जो मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो आप इसके लिए भीम ऐप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बाकी सारी ऐप्स हैं उनसे भी आप कर सकते हैं पेमेंट, और भीम के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल एक ऐप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाई है। इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसे पेमेंट के लिए आप यूज कर पाएंगे। क्या फैसिलिटी देता है? स्कैन एंड पे की फैसिलिटी देता है, जिसमें आपको QR कोड दे दिया जाता है, और QR कोड से आपको नंबर भी डायल करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट बस स्कैन करेंगे और पे कर पाएंगे। एक और पेमेंट सर्विस यहाँ पर है USSD, यानी कि यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। USSD एक सर्विस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल फ़ोन बिना इंटरनेट के, यानी कि कीपैड फ़ोन्स की हम बात करके चल रहे हैं, वहाँ भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको *99# डायल करना होता है अपने फ़ोन से, और यहाँ पर आपका जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है यानी TSP जो है, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, आप उसके ज़रिए ही इस सर्विस को काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंटरनेट प्लान की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कर सकेंगे आप यहाँ पर बैलेंस का पता कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं। आप अपनी MMID जान सकते हैं। MMID क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये देखिए यहाँ फॉर्म भी लिखी हुई है, फुल फॉर्म MMID की याद कर लें, मोबाइल मनी और ID मतलब आइडेंटिफायर, ठीक है। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो आपको अपनी MMID और एक आपको पिन की ज़रूरत पड़ती है सर्विस यूज करने के लिए, ये दोनों आप जनरेट भी करवा सकते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप MMID का पता कर सकते हैं, एम पिन चेंज कर सकते हैं और OTP जनरेट कर सकते हैं किसी सर्विस के लिए। तो ये सारे काम आप USSD से कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, आप सिंपल फ़ोन से भी इसे कर सकते हैं। एक और पेमेंट का मेथड है जिसे हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ठीक है, यानी AEPS, और इसे भी NPCI ने ही बनाया है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक सर्विस है यहाँ पर AEPS, जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है, ठीक है। एक मशीन होती है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के समान ही, जहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट होती है, आप बस थंब लगाते हैं, आपको वेरीफाई कर लिया जाता है, उसके बाद आपको अपने खाते में पैसा जमा कराना है या निकालना है, ये सारे आप काम कर सकते हो। और ये काम आप बैंक मित्र के यहाँ से कर सकते हैं।
आपको पता होगा आजकल सभी बैंकों ने बैंक मित्र बनाए हुए हैं, यानी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई है छोटे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, जिससे कि ब्रांच में भीड़ ना हो। तो यहाँ पे टच बेस्ड इंटरफेस होता है और यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफ़र करने जैसी सर्विस भी यहाँ पर मिल जाती हैं। लास्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गूगल पे ऐप की, जिसे हम जीपे के नाम से भी जानते हैं। टैप टू पे का फीचर ये आपको देता है। इसमें आप यूपीआई सर्विस भी काम में ले सकते हो। डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म भी एक यहाँ पर है, ये है एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर या फिर आईफोन, इन सब में यहाँ पर ये चल जाएगा। और भीम यूपीआई की सुविधा भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और यूपीआई सर्विस काम में ले सकते हैं। लास्ट ऑफ इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बारी आती है, जिनमें सबसे पहला है PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोलने के लिए कितनी राशि होना ज़रूरी है। तो शून्य शेष राशि, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो सकता है। कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। देखिए, समय की बचत फ़ायदा है, लागत फ़ायदा है, खाता सेफ है, ये फ़ायदा है। लेकिन उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये फ़ायदा नहीं है। ये एक बाउंडेशन है कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। खरीदें और एक साथ भुगतान करें, ऐसा नहीं है। खरीदें और बाद में भुगतान करें, ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है। खरीदें और एक साथ भुगतान करें गलत बात है, ये विशेषता नहीं है। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है, एक ही बार मान्य होता है, उसके बाद ये रिजेक्ट हो जाता है कोड। UPI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। नेक्स्ट यहाँ पे छठा है, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, पैसा भेजने के लिए। पुश का मतलब धकेलना, यानी आप पैसे को क्या कर रहे हो, भेज रहे हो किसी और व्यक्ति के लिए। SBI बड़ी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का नाम है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, बाकी सारी तो ऐप्स ही हैं जो मोबाइल वॉलेट आपको देती हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपे डेबिट कार्ड उपरोक्त सभी है। क्यों है, डेबिट कार्ड है, NPCI ने बनाया है, ATM और पोस्ट मशीन दोनों पे चल जाएगा। तो ये बाकी सारी बातें इसके बारे में सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं। तो क्या क्या लाभ हैं, तो सारे लाभ हैं, यानी कि जीरो बैलेंस के साथ खाता तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर हाथ पांव टूट गए तो दुर्घटना बीमा कवर मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, अगर मर गए तो 30 लाख का जीवन बीमा मिल जाएगा। इसके अलावा 5,000 रुपये की OD लिमिट आपको मिलती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। हालांकि बैंक वाले देते नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5,000 रुपये तक, या बैंक चाहे तो 5,000 रुपये तक आपको उधार दे सकता है आपके इस खाते के ऊपर, जिसे आप बाद में चुका सकते हैं और इसके लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुलवाने से।